नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है आदिकाल पर। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं जिसमें हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के विकास के बारे में, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पूरी बात की गई है, जिसमें मैंने आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल सभी कालों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया था और बताया था कि कौन से काल का पीरियड क्या था, किस समय पे कौन से काल थे और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें भी की गई थी। लेकिन दोस्तों, मुझे लगा कि क्यों ना आपको हर एक काल के बारे में और विस्तृत जानकारी दी जाए। जैसे जितने भी 4 कालों में हम लोग का ये जो हिंदी साहित्य बांटा गया है, उसमें सबसे पुराना था आदिकाल। उसी तरीके से उसके बाद आया भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। तो आज का हमारा वीडियो आदिकाल पर है। इसमें मैं आपको आदिकाल के बारे में बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा उसमें भी मैं आपको आदिकाल से संबंधित कुछ और बातों को मैं आपको डिस्कस करूँगा, उस पर हम लोग बातें करेंगे, जिससे आपको धीरे धीरे करके आदिकाल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसी तरीके से हम लोग सभी कालों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, ताकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी प्रिपरेशन हो जाए और आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये वीडियो आपका यूपी टेट, बीएड, सीटेट या इस टाइप का जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, अभी यूपी पुलिस एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कालों के बारे में हिंदी साहित्य से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी टाइप के वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आदिकाल के बारे में बताऊं तो आदिकाल का जो पीरियड है, जो समय माना गया था, वो था 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी। मतलब 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी के बीच में जो भी रचनाएं हुई या हिंदी साहित्य का जो भी भाग था, वो आदिकाल के अंतर्गत माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। दोस्तों, आदिकाल के बहुत सारे नाम हैं, एक दो नहीं बहुत सारे नाम हैं, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया है और आपको ट्रिक के थ्रू ये भी बताया है कि आप कैसे उसको याद करेंगे, किस किस लोगों ने, किन किन लोगों ने आदिकाल का क्या क्या नाम रखा था, सब मैंने आपको ट्रिक से बताया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था और उन्होंने ही 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी के बीच के समय को आदिकाल कहा। आदिकाल में मुख्य रूप से रासो साहित्य रचना का वर्णन है, जिसमें से कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। दोस्तों, इसमें मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा रासो काव्य। रासो काव्य में कुछ ग्रंथ हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो, इसके रचयिता हैं चंद्रबरदाई और इसकी रचना की गई थी 1343 ईस्वी में। नेक्स्ट है विसल देव रासो, जिसकी रचयिता हैं नरपति नाल और इसकी रचना की गई थी 1212 ईस्वी में। नेक्स्ट है परमाल रासो, जिसकी रचयिता हैं जगनीक जी और इसके रचना काल के बारे में जानकारी नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों खुमान रासो। खुमान रासो के रचयिता हैं दलपति विजय और इसकी रचना की गई थी 1729 ईस्वी में। नेक्स्ट है विजयपाल रासो, जिसके रचयिता हैं नल सिंह और इसकी रचना हुई थी 16वीं सदी में। हमीर रासो नेक्स्ट है, जिसके रचयिता हैं सांगरधर और इसकी रचना हुई थी 1357 ईस्वी में। अगला है दोस्तों रास काव्य, जिसको जैन साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके में भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, कुछ ग्रंथों के नाम जान लीजिए। एक है दोस्तों भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसके रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। नेक्स्ट है बुद्धिरास, जिसके रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। नेक्स्ट है दोस्तों चंदनवाला रास, इसके रचयिता हैं आसगू। जीवदया रास, इसके भी रचयिता हैं आसगू। स्थूली भद्र रास, जिसके रचयिता हैं जिनी धर्म सूरी। रैवंत गिरी रास, इसके रचयिता हैं विजय सेन सूरी। नेमीनाथ रास, इसके रचयिता हैं सुमति गुणी। कच्छुली रास, इसके रचयिता हैं प्रज्ञा तिलक। जिनी पद्म सूरी रास, इसके रचयिता हैं सारमूर्ति। गौतम स्वामी रास, इसके रचयिता हैं उदयवंत। और पंच पांडव चरित रास,
इसके रचयिता हैं शालिभद्र सूर्य। नेक्स्ट है दोस्तों नाथ साहित्य। नाथ साहित्य के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है दोस्तों कि जो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ एवं गोरखनाथ माने जाते हैं। नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी तक माना जाता है तथा हिंदी संत काव्य पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरथवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया और उस जो संकलन था उसका नाम रखा गोरख बानी। गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण एवं शून्य समाधि का वर्णन है। गोरखनाथ ने 60 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया और गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को नारी से दूर रहने का उपदेश दिया और इसी का प्रभाव था, इसी का परिणाम था कि कबीर साहित्य में उपलब्ध नारी विरोध मिलता है। मतलब कबीर साहित्य में जो नारी विरोध मिलता है वो गोरखनाथ जी के वजह से होता है कि गोरखनाथ जी का ऐसा सोचना था कि नारी ही सारी विपत्तियों का कारण होती हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। जैसे सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है वैसे ही नाथों की संख्या भी 9 मानी गई है। शिव ही आदिनाथ हैं। इनके अतिरिक्त मत्स्येंद्र नाथ, जालंधर नाथ और गोरखनाथ प्रमुख हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सिद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थीं, हीनयान और वज्रयान। वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा जाता था। जो राहुल सांकृत्यायन जी थे उन्होंने कहा था कि सिद्धों की संख्या 84 है। ये लोग जो सिद्ध लोग थे ये लोग अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, जैसे सरहपा, लुईपा, सबरपा, डोमिम्पा इत्यादि। 7वीं 8वीं सदी में सिद्धों का समय माना गया। कुछ प्रमुख सिद्ध और उनकी कृतियां देख लीजिए। सरहपा, इनका दोहा कोश है जो कि 769 ईस्वी में था। सरहपा को सरहपाद भी कहा गया और इनकी 32 रचनाएं हैं। सबरपा इनका है चर्यापद जो कि 780 ईस्वी में लिखा गया था। लुईपा जो कि सबरपा के शिष्य थे। डोमिम्पा जो कि विरूपा के शिष्य थे। 840 ईस्वी में इनकी रचना आई थी डोम्बी गीतिका। कणहपा इनके 84 ग्रंथ थे जो कि 420 ईस्वी में आए थे। कुक्कुरिपा जिनके 16 ग्रंथ थे। इसके बाद आता है दोस्तों खुसरों की पहेलियाँ। अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली गांव में 1255 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ लिखी। आदिकाल में खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किसने किया था? तो वो थे अमीर खुसरो। इस प्रकार अमीर खुसरो को खड़ी हिंदी बोली का पहला कवि माना जाता है। खुसरो के ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है जिसमें से अब 20-21 उपलब्ध हैं। इन रचनाओं में प्रसिद्ध कौन कौन से हैं देख लीजिए कुछ। खालिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सखुने, गज़ल। अमीर खुसरो की कृति खालिक बारी एक शब्दकोश है। तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषाओं का पर्यायवाची कोश। खुसरो प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी थे और हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। उन्होंने ही सितार और तबला का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है दोस्तों टॉपिक आपका विद्यापति पदावली। आदिकाल में विद्यापति जैसे श्रृंगारी कवि भी हुए जिन्होंने श्रृंगार रस पे कविता लिखी, जिन्होंने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की। विद्यापति को मैथिली कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव इन नामों से भी जाना जाता है। विद्यापति शैव थे तथा उनकी पदावली में भक्ति एवं श्रृंगार का समन्वय दिखाई पड़ता है। विद्यापति ने नायिका की वयः संधि का मनोरम चित्रण किया है। इसके साथ ही सद्यः स्नाता रमणी के उत्तेजक चित्र, अभिसार का मनोरम वर्णन भी उनकी पदावली में मिलता है। विद्यापति की मैथिली भाषा में रचित पदावली गे पद्यों में रचित है, मतलब इसको गाकर सुनाया जा सकता है तथा उनमें गीत काव्य के सभी तत्व कौन कौन से? संगीतात्मक,
कथा, व्यक्तिकता, कोमलकांत, मधुर पदावली, आलंकारिकता विद्यमान है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से है? संगीतात्मकता, वैयक्तिकता, मूल, कोमलकांत, मधुर पदावली और आलंकारिकता, ये विद्यमान है। तो ये थे विद्यापति पदावली जी की बात। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ मेन टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेन जो पॉइंट्स थे उनकी बात कर ली जाए तो आदिकाल में लिखे गए ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव है। इन ग्रंथों के युद्ध वर्णन में सजीवता है। अधिकांश ग्रंथों की प्रामाणिकता में संदेह है। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इस काल में लिखे गए काव्य ग्रंथों में है। अधिकांश ग्रंथों में कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है। इस काल की रचनाओं में राष्ट्रीयता का अभाव है। अधिकांश रासो काव्य में कल्पना की प्रचुरता है। विविध छंदों का प्रयोग इन रचनाओं में है। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकारों का स्वाभाविक समावेश इन रचनाओं में किया गया है। तो ये था दोस्तों आदिकाल से रिलेटेड सारे तथ्य। आगे वाले वीडियो में मैं आपको आदिकाल के कुछ प्रमुख रचनाकारों और उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी दूंगा। साथ में और भी जो वीडियोस आएंगे टाइम टू टाइम, उनमें से एक वीडियो में आपके विषय वस्तु के बारे में बताऊंगा और फिर एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको आदिकाल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसी टाइप के वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे लिखी हुई है, आप उस पर मेल कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे जो भी स्टूडेंट्स, जो लोग हिंदी की प्रिपरेशन या ऐसा कोई एग्ज़ाम जिसकी तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, तो वो लोग भी हमसे जुड़ सकें और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू। हैव फन।